जय हिंद साथियों, आई होप आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने तैयारी में लगेंगे। डियर फ्रेंड्स, भारतीय भूगोल की श्रृंखला में आज हम लोग कृषि एवं पशुपालन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। जो साथी इसका पहला भाग नहीं देखे हैं वो जाके प्लेलिस्ट में जाकर देख लेंगे, जिससे उनकी संपूर्ण तैयारी हो सके इस टॉपिक का। तो चलिए बिना देर के देख लेते हैं प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20 है, वर्षा ऋतु के मौसम के बाद उगाई जाने वाली फसलें क्या कहलाती हैं? तो इम्पोर्टेंट है, राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। वर्षा ऋतु के मौसम के बाद शीतकाल के आरंभ में अक्टूबर से दिसंबर तक राबी की फसलें बोई जाती हैं। यह फसलें मुख्यतः सिंचाई पर निर्भर होती हैं। इसके अंतर्गत गेहूँ, मसूर, सरसों आदि प्रमुख फसलें हैं। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 21, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कॉफ़ी का सबसे अधिक उत्पादन करता है? तो इम्पोर्टेंट है, आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट, कर्नाटक। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन कर्नाटक राज्य में होता है। भारतीय कॉफ़ी का अपनी गुणवत्ता के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसकी कृषि की शुरुआत बाबा बदून पहाड़ियों से हुई और आज भी इसकी खेती नीलगिरी की पहाड़ियों के आसपास कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में की जाती है। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 22, निम्नलिखित में से गर्म मसाले का प्रमुख उत्पादन क्षेत्र कौन सा है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट, मालाबार तट। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। मंगलूर से कुमारी अंतरीप तक 500 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत तटीय मैदान मालाबार तट कहलाता है। नारियल, चावल, सुपारी, केला एवं गर्म मसाले यहाँ प्रमुख रूप से उगाई जाने वाली फसलें हैं। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 23, कृषि में युग्म पैदावार का आशय डॉट डॉट को उगाने से है। तो इम्पोर्टेंट है, आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट, विभिन्न मौसमों पर दो फसल उगाना ही कृषि में युग्म पैदावार का अभिप्राय होता है। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। एक फसल वर्ष में विभिन्न मौसम के दौरान एक ही भूमि पर दो या दो से अधिक फसलों को उगाना युग्म पैदावार कहलाता है। एक ही साथ एक भूमि पर दो या दो से अधिक फसल उगाना अंतरफसलीय खेती कहलाता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा दोनों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 24, हरित क्रांति से अभिप्राय है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो हरित क्रांति से क्या अभिप्राय है? आई होप आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लिए होंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा अधिक फसल उगाना। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अमेरिकी विद्वान डॉक्टर विलियम गार्ड ने किया था। भारत में हरित क्रांति का आरंभ वर्ष 1966 से 67 ईस्वी से हुआ माना जाता है। भारत में हरित क्रांति गेहूं के उत्पादन में सबसे सफल रही, क्योंकि इसमें उच्च गुणवत्ता वाले गेहूं के बीजों, मैक्सिकन प्रजाति का गेहूं तथा उर्वरकों का अधिक प्रयोग एवं सिंचाई सुविधाओं के पर्याप्त विकास पर भी विशेष बल दिया गया। भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को माना जाता है। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 25, भारत में संचित क्षेत्र के सबसे अधिक भाग पर खेती होती है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट,
चावल, धान की खेती। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। चावल देश की चौथी आबादी का प्रमुख भोजन है। चावल का उत्पादन भारत के पूर्वी तथा दक्षिणी भागों में अधिक होता है। विश्व में चावल के उत्पादन में चीन का प्रथम स्थान है, जबकि भारत दूसरे स्थान पर है। संपूर्ण विश्व के 20% चावल का उत्पादन भारत में होता है। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 26, भारत में पीली क्रांति का संबंध है। तो पीली क्रांति का किससे संबंध है? तो आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट, तिलहन के उत्पादन से। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। भारत में पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है। इसकी शुरुआत मुख्य रूप से वर्ष 1986 से मानी जाती है। वहीं गोल्डन या सुनहरी क्रांति का संबंध फलों या शहद के उत्पादन से संबंधित है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, गोल्डन या सुनहरी क्रांति को याद रखिएगा, फलों या शहद के उत्पादन से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 27, निम्नलिखित में से किसको भारत में नकदी फसल माना जाता है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आप लोग अपना 4 ऑप्शन में से राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट, मक्का। मक्का को नकदी फसल माना जाता है। चलिए इसके बारे में डिटेल में देखते हैं और कौन कौन से फसल नकदी फसल में आते हैं। नकदी फसलों के अंतर्गत ऊन व्यापारी फसलों के सम्मिलित किया जाता है, जिसे किसानों द्वारा अपनी आय के सीधे या अर्ध प्रसंस्कृत रूप से बाजारों में बेचा जाता हो। भारत में नकदी फसलों के अंतर्गत गन्ना, तंबाकू, जूट, कपास, मक्का, मेस्टा, चाय, कॉफ़ी तथा तिलहनी फसलों सरसों, मूंगफली, अलसी आदि फसलें को शामिल किया जाता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इतना फसलों को शामिल किया जाता है नकदी फसल में, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 28, पूसा सिंधु गंगा एक प्रजाति है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसमें से किसका नाम है? पूसा सिंधु गंगा एक प्रजाति है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट, गेहूं की। इम्पॉर्टेंट है। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। पूसा सिंधु गेहूं की एक प्रजाति है। इसके अतिरिक्त गेहूं की अन्य प्रजातियां निम्नलिखित हैं। लरमा रोजो 64A, सोनारा 64, राज 3077 सॉरी, कल्याण, सोना, अर्जुन, कुंदन, पूसा वसंत, पूसा बहार, पूसा अमूल्य, पूसा वत्सला, पूसा किरण एवं पूसा गोमती। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये सारे गेहूं के किस्में हैं, याद रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 29, काटो और जलाओ कृषि से तात्पर्य है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा काटो और जलाओ कृषि संबंधित है या तात्पर्य है स्थानांतरण खेती को। इम्पोर्टेंट है। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। स्थानांतरणशील कृषि के अंतर्गत वनों को जलाकर भूमि साफ करके 2-3 वर्ष तक फसलों उगाई जाती हैं। फिर भूमि की उर्वरता नष्ट हो जाने पर उसे छोड़ दिया जाता है। उत्तर पूर्वी भारत की अनेक जनजातियां इस प्रकार के कृषि कार्यों में व्यापक रूप से संलिप्त रहती हैं। स्थानीय स्तर पर इसे झूम की खेती भी कहा जाता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 30, निम्नलिखित में से कौन सी एक रोपण फसल नहीं है? तो इम्पॉर्टेंट है, आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। 4 ऑप्शन में से कौन सा रोपण फसल नहीं है?
तो आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लिए होंगे, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी पॉइंट, गन्ना रोपड़ फसल नहीं है। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। बगाती बगानी रोपड़ कृषि बड़े बड़े बागानों के रूप में की जाने वाली कृषि है। इसमें से एक बार वृक्षों के बागान लगाने के पश्चात कई वर्षों तक इन उनसे उत्पादन प्राप्त होता रहता है। इसके अंतर्गत वाणिज्यिक फसलों का उत्पादन किया जाता है। चाय, कहवा, नारियल, रबड़, कोको, गर्म मसाले, केला आदि प्रमुख वाणिज्यिक फसलें हैं। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 31। भारत में फसलों के सकल क्षेत्रफल में से खद्यान्नों का हिस्सा है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, भारत में फसलों के सकल क्षेत्रफल में से खद्यान्नों का हिस्सा कितना है। तो आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट 70% से अधिक। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। भारत में फसलों के सकल क्षेत्रफल में खद्यान्नों के अंतर्गत शामिल क्षेत्रफल 70% से अधिक है, जिसमें चावल, गेहूं, चना, मटर आदि फसलें शामिल हैं। इसके अधिक उत्पादन लेने तथा कृषि क्षेत्रफल को बढ़ाने के लिए बंजर भूमि को खेती के उपयुक्त बनाया जा रहा है। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 32। IR-20 और रत्ना दो प्रमुख किस्में हैं, किसकी किस्में हैं ये। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा डी पॉइंट, धान की किस्में हैं IR-20 और रत्ना। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। IR-20 और रत्ना चावल धान की प्रमुख किस्में हैं। पूर्वी भारत में 3 प्रकार के चावल की खेती होती है। एक अमन जो शीतकालीन में उगाई जाती है, और ओस जो सर्दकालीन में बोई जाती हैं, तथा बोरो जो ग्रीष्मकालीन में बोई जाती हैं। इंपॉर्टेंट है, ये तीनों के तीनों को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 33। महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक फसल श्वेत स्वर्ण के नाम से जानी जाती है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट, कपास। कपास को श्वेत स्वर्ण के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। कपास एक नकदी फसल है जिससे रुई तैयार की जाती है। महाराष्ट्र में श्वेत स्वर्ण व्हाइट गोल्ड के नाम से जाना जाता है। कपास के उत्पादन के लिए काली मिट्टी सबसे उपयुक्त मिट्टी है, इसीलिए इस मिट्टी को कपासी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। भारत में इस मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार महाराष्ट्र में पाया जाता है। तो इम्पोर्टेंट है, सारे के सारे पॉइंट याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 34। राष्ट्रीय बागवानी परिषद बोर्ड की स्थापना कब हुई थी। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा 34 का सी पॉइंट, वर्ष 1984 में राष्ट्रीय बागवानी परिषद बोर्ड की स्थापना की गई थी। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत राष्ट्रीय बागवानी परिषद बोर्ड की स्थापना वर्ष 1984 स्वायत्त सोसाइटी के रूप में की गई थी। इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 35। फसल चक्र को अपनाने से क्या है। फसल चक्र को अपनाने से क्या होता है। भूमि की उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है, फसल का उत्पादन बढ़ जाता है, भूमि में जल की मात्रा बढ़ जाती है, फसलों में कीड़ों द्वारा हानि को रोकने की क्षमता बढ़ जाती है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट, भूमि की उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है फसल चक्र से। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं।
भूमि की उर्वरकता शक्ति को लंबी अवधि तक बनाए रखने के क्रमिक रूप से फसल चक्र पद्धति को अपनाया जाता है। यह मृदा क्षरण को भी कम करने में सहायक है। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 36। चाय का उत्पादन होता है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कहाँ पर होता है? पर्वत पर होता है, पठार पर होता है, पर्वतीय घाटी पर होता है या पहाड़ी ढाल पर होता है? तो आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा डी पॉइंट, पहाड़ी ढाल पर चाय का उत्पादन होता है। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। चाय के लिए अच्छी जल निकास चाय के लिए अच्छी जल निकास वाली ढाल युक्त भूमि की आवश्यकता होती है। चाय के उत्पादन के लिए 150 से 200 सेंटीमीटर वर्षा तथा 25 सेंटीग्रेड से 30 सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। ऐसी परिस्थिति में यह पहाड़ी ढालों पर पाई जाती हैं। दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ इसके लिए आदर्श परिस्थितियों का निर्माण करती हैं। तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये प्रश्न। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 37। दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु कौन सा तत्व आवश्यक है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कौन सा तत्व इसमें से आवश्यक है दलहनी फसलों के लिए? क्रोमियम, कोबाल्ट, आयोडीन, सोडियम। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट, कोबाल्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। राइबोजियम दलहनी फसलों की जड़ों में पाए जाने वाला एक बैक्टीरिया है। राइबोजियम द्वारा नाइट्रोजन स्थितीकरण के लिए आवश्यक तत्व कोबाल्ट है। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, जो विटामिन B12 के संश्लेषण में सहायक होता है। यह प्रकाश संश्लेषण या वसा उत्सर्जन एवं पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, यह प्रकाश संश्लेषण और वाष्पो उत्सर्जन एवं पौधों की वृद्धि के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा ये। और विटामिन B12 की संश्लेषण में सहायक होता है। तो ये और कोबाल्ट है। तो ये सारे के सारे पॉइंट याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 38। रबड़ की फसल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो डियर फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, जिससे हमें ये पता चले कि आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखे हैं और आप लोगों का सारा क्वेश्चन क्लियर हो गया है। अगर कोई आप लोगों को क्यूरी होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर आंसर कमेंट कीजिएगा। तो डियर फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।